स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द एमएसपी का जो कानून है उसकी डिमांड के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स फार्मर एसोसिएशंस के द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस के पर्सपेक्टिव से एक डिमांड किया गया था कि इसका जो कानून है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फ्रेम किया जाए। आप देखिए कि इस डिमांड को डिनाई किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि प्रेजेंट समय में जो कानून है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के पर्सपेक्टिव से उसको फ्रेम नहीं किया जा सकता। फार्मर एसोसिएशंस के द्वारा जो प्रोटेस्ट है उसको कैरी आउट किया गया है कंट्री के डिफरेंट एरियाज के अंदर में, जिसके अंदर पंजाब और हरियाणा का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे आपको मेजरली रूप से जो प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स अगर हम एमएसपी का जो हिस्ट्री है उसके बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो इनिशियल फेज है उस समय में फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको अश्योर किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। उस समय में एक एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव कमीशन है वो हुआ करता था, उनके द्वारा जो अलग अलग क्रॉप्स के रिगार्डिंग में जो मिनिमम प्राइस है उसको डिसाइड किया जाता था। लेटर फॉर्म के अंदर में जो कमीशन है उसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया, जिसको कि हम प्रेजेंट समय में कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के रूप से जानते हैं, जिनके द्वारा अलग अलग क्रॉप्स के पर्सपेक्टिव से जो एमएसपी है उसको डिसाइड किया जाता है। तो आप देखिए कि आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है, इसको कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बताना है कि प्रेजेंट समय में कितनी क्रॉप्स हैं जिनके रिगार्डिंग में जो एमएसपी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट किया जाता है। क्या ये 23 क्रॉप्स हैं या 24 क्रॉप्स हैं? 2018 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर में कुछ क्रॉप्स हैं उनके नेम मेंशन थे और स्टूडेंट्स वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि इनमें से किस क्रॉप को जो यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो दिया जाता है, कौन सा जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट 2004 के समय भी एक कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, उसके द्वारा भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसी के बारे में डिस्कस किया गया था। ये जो कमीशन है 2004 के समय का एम एस स्वामीनाथन सर है उनका लीडरशिप के अंदर में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। एम एस स्वामीनाथन सर जिनको कि रिसेंटली भारत रत्न है वो दिया गया है और 2023 के समय उनकी डेथ की वजह से भी ये न्यूज के अंदर थे। तो कमीशन का नाम है स्टूडेंट्स नेशनल कमीशन फॉर फार्मर, जिसको कि 2004 के समय कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। लेटर फॉर्म के अंदर में आपको जो हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसी के रिगार्डिंग में एक कमेटी देखने के लिए मिलती है जिसको कि हम शांता कुमार कमेटी के रूप से जानते हैं। आप देखिए उनके द्वारा भी एमएसपी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। यहाँ पे फार्मर्स के द्वारा जो प्रोटेस्ट है उसको कैरी आउट किया गया, तो आपको फंडामेंटल राइट के बारे में पता होना चाहिए कि राइट टू प्रोटेस्ट है उसको फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल 19 है उसके अंदर में मेंशन किया गया है। बट आपको पीसफुल असम्बल का यहाँ पे जो राइट है वो दिया गया है विदाउट आर्म्स के बेसिस पे, कि आपको बिना अपने वेपन्स के बेसिस पे जो पीसफुल असम्बली है उसको कैरी आउट करना है। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में भी पता होना चाहिए। आर्टिकल 51 का एक क्लोज है जिसके अंदर मेंशन किया गया है कि आपको जब भी प्रोटेस्ट को कैरी आउट करना है तो गवर्नमेंट का जो प्रॉपर्टी है उसको डैमेज नहीं करना है, वायलेंस को कैरी आउट नहीं करना है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एमएसपी के पर्सपेक्टिव से, और ये हमारा पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से जो न्यूज़ था उसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके नेगोशिएशंस के बारे में डिस्कस किया गया है कि नेगोशिएशंस के दौरान में एक क्लोज है जिसके अंदर में बेसिकली यहाँ पे हमारा जो ड्रग इंडस्ट्री है उसको जो इफेक्ट है वो देखने के लिए मिल सकता है। आप देखिए कि एक क्लोज के अंदर में डिस्कस किया गया है कि कोई भी जो ड्रग है जिसको बेसिकली पेटेंट के रूप में रजिस्टर किया गया है यूरोपियन यूनियन के अंदर में, तो बेसिकली इंडिया का जो जेनरिक ड्रग का एक हब है इंडिया बेसिकली, तो जेनरिक ड्रग के रूप में उस पेटेंट को यूज नहीं किया जा सकता है इंडिया की ड्रग इंडस्ट्री के द्वारा। तो बेसिकली आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए कि ये नेगोशिएशन फेज के अंदर में है, अभी एग्जिस्टेंस के अंदर नहीं आया है। अभी इंडिया और यूरोपियन जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो एक नेगोशिएशन फेज के अंदर में है, बट इसके बारे में डिस्कस किया गया कि ड्रग इंडस्ट्री है उसको इम्पैक्ट कर सकता है। बेसिकली उस नेगोशिएशन के अंदर बताया गया है कि एक टाइम पीरियड के बाद में ही इंडिया के द्वारा बेसिकली ड्रग इंडस्ट्री है या जेनरिक ड्रग जो इंडिया के अंदर में मैन्युफैक्चर होती हैं लार्ज स्केल के ऊपर में उसमें यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द कनाडा के पर्सपेक्टिव से है। कर्नाटक के अंदर 60% कनाडा को बोर्ड के ऊपर यूज करने के बारे में डिस्कस किया गया। तो आपको कनाडा के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे शेड्यूल 8 के अंदर ये पार्ट है। शेड्यूल 8 के अंदर में टोटल कितनी लैंग्वेज है? इनिशियल समय में 14 लैंग्वेज हुआ करती थी, प्रेजेंट समय में 22 है। किस तरीके से इनका जो एक्सटेंशन है वो देखने के लिए मिला। आप देखिए कि इनिशियल फेज के अंदर में सिंधी को ऐड किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और ईयर आपको 1967 याद होना चाहिए, 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। उसके बाद में कोंकणी है, मणिपुरी है और नेपाली को ऐड किया गया है। और आप उसके बाद में आप देखिए कि बोडो, डोगरी,
मैथिली और संताली है उनको ऐड किया गया। इसका अमेंडमेंट ईयर और अमेंडमेंट है वो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, आपके लिए होमवर्क है, इसके बारे में ज़रूर से रीड करना। तो जो हमारा कन्नड़ा लैंग्वेज है वो शेड्यूल लैंग्वेज का ओरिजिनल जो 14 लैंग्वेज हुआ करती थी उसी का ये पार्ट है। आप देखिए कि क्लासिकल लैंग्वेज का भी एक पार्ट है। कर्नाटक के अंदर प्रोटेस्ट देखने के लिए मिला था जिसके अंदर 60% यूज के बारे में डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे साइंटिफिक टेम्पर है उसको प्रमोट करने के बारे में बात की गई है। बेसिकली हमारे कुछ स्टेटमेंट्स आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, कोई फैक्चुअल नॉलेज है उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो आपको फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पता होना चाहिए कि साइंटिफिक टेम्पर है उसको हमें प्रमोट करना है। ये हमारा जो आर्टिकल 51A है उसके अंदर में मेंशन किया गया है। इंडिया और कतर के पर्सपेक्टिव से है, कल भी हमने इसको डिस्कस किया था कि इंडियन नेवी के जो फॉर्मर ऑफिसर्स हैं जिनको वहां से रिटर्न किया गया है। कतर के बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इंडिया ने डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट के थ्रू ये जो सक्सेस है इसको अचीव किया है, जो काफ़ी सारे केसेज में नहीं देखने के लिए मिला था, जैसे कि कुलभूषण जाधव का जो केस है जिसमें हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर अप्रोच किया था, अभी तक उस पर्सन को रिलीज नहीं किया गया है। इसके अलावा आप देखिए कि इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस हैं वो भी डिटेरियोरेटिंग कंडीशंस के अंदर में चले गए थे ड्यू टू द लेस इंगेजमेंट इन द डिप्लोमेटिक चैनल्स के पर्सपेक्टिव से कम इंगेजमेंट को कैरी आउट किया गया। कतर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर से होनी चाहिए। हमारा एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से जो लिक्विड नेचुरल गैस है हम वहीं से ही रिसीव करते हैं, हमारा 50% के आसपास लिक्विड नेचुरल गैस। 8 लाख के आसपास जो इंडियंस हैं उनका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलता है, और रेमिटेंस के थ्रू अपना जो पैसा है उसको सेंड करते हैं। इंटरलोक्यूटर के रूप में कतर का एक इम्पोर्टेंट पोजीशन है, और इंडियन जो पीएम है यूएई का विजिट के लिए गए हैं, वापस से आते हुए वो कतर का विजिट के लिए भी जाएंगे, वहाँ के आमिर हैं उनसे मिल के आएंगे, जिस तरीके से उनके द्वारा इंडियन नेवी के जो फॉर्मर ऑफिसर्स हैं उनको रिलीज किया गया। कतर का एक इंटरलोक्यूटर के रूप में इंपॉर्टेंट रोल है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि वेस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं उनके साथ उनका जो रिलेशंस हैं कतर के साथ में सही नहीं है, बट इंडिया ने अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं हमेशा से कतर के साथ में वेल स्टेब्लिश वे में इस्टेब्लिश किए गए थे। आप देखिए कि इंटरलोक्यूटर का जो रोल है उसके अंदर इजराइल और हमास के कन्फ्लिक्ट के अंदर भी इनका रोल है वो देखने के लिए मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तालिबान जो फिर से पावर के अंदर में आया है उसके अंदर भी इंटरलोक्यूटर का जो रोल है वो यहाँ पे कतर के द्वारा ही प्ले किया गया था, जिसके अंदर दोहा के अंदर ही डिस्कशन है वो आपको देखने के लिए मिलता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया और यूनाइटेड अरब अमीरात के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि यूनाइटेड अरब अमीरात का विजिट के लिए पीएम सर गए हैं, और लास्ट अगर हम बात करें 1 ईयर के अंदर में तो इनका थर्ड एंड फोर्थ बेसिकली एक दूसरे का जो हेड ऑफ द पॉलिटिकल स्टेट है उनका यहाँ पे मीटिंग है। अगर हम बात करें यूएई के पर्सपेक्टिव से तो आप देखिए कि हमारे काफ़ी सारे इंडियंस हैं वो वहाँ पे जॉब के लिए जाते हैं, तो रेमिटेंस के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे इंडियन जो पीएम है बेसिकली वर्ल्ड गवर्नेंस समिट है उसके अंदर में पार्टिसिपेट करेंगे, जो दुबई का डावोस वर्जन के रूप से हम जानते हैं। स्टूडेंट डावोस बेसिकली क्या है, आप देखिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जनवरी के समय डावोस के अंदर मीटिंग होती है, जिसको कि हम डावोस एजेंडा के रूप से भी जानते हैं। हर एक कंट्री के द्वारा डावोस के अंदर में अपना जो बेसिकली कंट्री का प्लान है उसको बताया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेड क्वार्टर है वो डावोस के अंदर नहीं है, डावोस के अंदर ओनली मीटिंग होती है जनवरी के समय में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया और यूएई के बारे में तो 3.5 मिलियन इंडियंस हैं वो जो दुबई यूएई के अंदर रहा करते हैं। भारत मार्ट नाम का जो प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट किया गया है, जो एमएसएमई का जो एक्सपोर्ट है उसके पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। इंडिया एंड यूएई के द्वारा जो कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसको भी साइन किया गया है, जिससे कि इंडिया और यूएई का जो ट्रेड है वो यहाँ पे बूस्ट हुआ है। डिफेंस के अंदर में स्पेस सेक्टर के अंदर में जो एंगेजमेंट है वो आपको देखने के लिए मिला। हमारा जो आईआईटी दिल्ली है उसके द्वारा एनर्जी ट्रांजिशन के बेसिस पे एक जो यहाँ पे सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट किया गया है पोस्ट ग्रेजुएशन के पर्सपेक्टिव से। और आप देखिए कि गिफ्ट सिटी के अंदर में और मैंगलोर के अंदर हमारा जो बेसिकली स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वहाँ पे भी यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट है उसको कैरी आउट किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से है, स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है उसके बारे में डिस्कस किया गया कि कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट है वर्ल्ड के अलग अलग एरियाज़ के अंदर में देखने के लिए मिला है। इंडिया के द्वारा उसके अंदर जो रिकवरी है वो काफ़ी अच्छे से किया गया है।
आप देखिए कि वर्ल्ड के अंदर में जो इकोनॉमिक फ्यूचर है वो कोविड-19 की वजह से इम्पैक्ट हुआ, ग्लोबलाइजेशन प्रेजेंट समय में एक रिट्रीट की सिचुएशन के अंदर में है। और हर एक स्टेट के अंदर में आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसका इंटरवेंशन देखने के लिए मिलता है, इकोनॉमिक इंटरवेंशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आप देखिए कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है, जिसको कि वहाँ पे पास किया गया कि इन्फ्लेशन को कैसे यहाँ पे कंट्रोल किया जा सके। इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है जिसको कि पास किया गया यूएसए के अंदर में। यूरोपियन यूनियन के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो यूरोपियन जो ग्रीन डील है वो आपको देखने के लिए मिलती है कि ग्रीन डील के थ्रू वहाँ पे जो इकोनॉमिक इंटरवेंशन है उनको कैरी आउट किया गया है। इंडिया के अंदर में देखिए कि आत्मनिर्भर भारत है वो इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया है, बट यहाँ पे बेसिकली 75 ईयर्स का जो जर्नी है उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि 75 ईयर्स की जर्नी के अंदर में टू मच जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको कैरी आउट नहीं किया गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको स्टैग्नेंट रखा गया। उसकी वजह से यहाँ पे उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैरी आउट करना चाहिए। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में डिस्कस किया गया। आप देखिए कि आईटी जॉब के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन को अगर यहाँ पे कैरी आउट किया जाएगा तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट का जो जनरेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। हायर जो फूड प्राइस है उसको हमको यहाँ पे कंपेयर करना है, उससे सफ़र करने वाले जो कॉमन पर्सन है, गिनी कोफिशेंट है, जो इनिक्वलिटी है, उन सभी एरियाज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 17 लोकसभा के बारे में है। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे एक डिप्टी स्पीकर का एक पोस्ट हुआ करता है लोकसभा के अंदर में, जो बेसिकली एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो अपोजिशन के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी है उसी के वहाँ से जो डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली ये जो कन्वेंशन है कौन सा को लोकसभा के अंदर में बेसिकली कन्वेंशन है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आया था। स्टूडेंट्स कन्वेंशन कोई पेपर के अंदर नहीं देखने के लिए मिलेगा, वो बेसिकली यहाँ पे एक एग्रीमेंट के थ्रू आपको देखने के लिए मिलता है कि जो डिप्टी स्पीकर का पोस्ट है वो अपोजिशन के थ्रू रहेगा। 17 लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पोस्ट है उसको अपॉइंट नहीं किया गया। लीडर ऑफ अपोजिशन से उनको बेसिकली यहाँ पे जो पार्लियामेंट्रियंस हैं अपोजिशन पार्टीज के उनको सस्पेंड किया गया। कमेटी स्टेज के लिए जो बिल्स हैं उनको रेफर नहीं किया गया, तो उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि काफ़ी कुछ लो एरिया है वो देखने के लिए मिला है 17 लोकसभा के अंदर में। पेरियार सेंचुरी है उसका एक नोटिफिकेशन है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आया। उसके बाद में आप देखिए कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के रिगार्डिंग में यहाँ पर डिस्कशन है उसको कैरी आउट किया गया है कि पेरियार सेंचुरी के उस नोटिफिकेशन के थ्रू में जो ग्रेजिंग का जो एक्टिविटी है उनको भी वहाँ पे रोका गया है, और जो बरगूर जो कैटल हुआ करती हैं बरगूर हिल्स के अंदर में, बारगूर हिल्स के अंदर में तमिलनाडु के अंदर में, तो बेसिकली उनके द्वारा जो बारगूर कम्युनिटी के द्वारा बारगूर कैटल्स को भी ग्रेजिंग का जो एक्टिविटी है वो कैरी आउट नहीं किया जा सकेगा इस पेरियार सेंचुरी के रीजन के अंदर में। पेरियार सेंचुरी के बारे में अगर हम बात करें तो सत्यामंगलम का जो एरिया है, सत्यामंगलम के अलावा आप देखिए कि माले महादेश्वर एंड कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो मिडिल पार्ट है वहाँ पे ये सिचुएटेड है तमिलनाडु के अंदर में। और यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। आपको 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसी को डिक्लेयर किया जाता है नेशनल पार्क, तो ग्रेजिंग किसके अंदर में अलाउ है उसी के पर्सपेक्टिव से बताया गया है। 2006 के समय जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है जिसके अंदर कुछ पावर्स हैं वो दी गई हैं हमारी फॉरेस्ट का जो कम्युनिटीज़ हैं उन्हें। नेक्स्ट आईआईटीज़ के जो कैंपस हैं उनके बारे में है। आप देखिए कि मोर कैंपस अगर ओपन होते हैं तो इफेक्ट करता है क्वालिटी एजुकेशन को। यहाँ पे इसको इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के रूप से भी डिक्लेयर किया गया है। इसके जो फॉरेन कैंपस है उसके ओपन करने के बारे में भी बताया गया है। आप देखिए कि हमारी जो नई आईआईटी जो एग्जिस्टेंस के अंदर में आई है वहाँ पे भी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है, उनका जो प्रॉपर कैंपस है वो डेवलप नहीं हुआ है अभी प्रेजेंट समय में। इवन जो फैकल्टीज़ हैं उनका भी आपको जो नंबर्स हैं वो काफ़ी कम है वो देखने के लिए मिलेगा। तो उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। ओल्ड आर्टिकल है स्टूडेंट्स, पहले भी द हिंदू के अंदर ये आर्टिकल है वो पब्लिश हुआ था हमारे जो नंबर्स हैं उनके इंक्रीज करने के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो एनसीपी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके जो लीडर हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच करेंगे, उनका पार्टी का जो सिंबल है उसकी रिगार्डिंग में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो दो फैक्शंस क्रिएट हुए थे एनसीपी के, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्शन सिंबल्स रूल्स के अंदर में उनको बेसिकली डेजिग्नेट किया था, इनको जो अलग से सिंबल है वो दिया गया था। केरल और सेंटर का जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के थ्रू दोनों का जो टॉक्स है वो देखने के लिए मिला है। आप देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल कैपिटल बोरोइंग है उसके रिगार्डिंग में जो बेसिकली जो सीलिंग है वो उनके द्वारा इम्पोज किया गया था। सीईसी एंड ईसी का जो अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग में स्टे लगाने के बारे में डिस्कस किया गया था, तो आप देखिए स्टे को रिफ्यूज किया गया है। यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी के अंदर में
पीएम के अलावा पहले सीजीआई को मेंशन किया गया था यहाँ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सीजीआई को रिप्लेस करते हुए एक यूनियन मिनिस्टर हैं। यूनियन मिनिस्टर के अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर हैं उनको ऐड किया जाएगा इस सिलेक्शन कमेटी के अंदर में। हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं उनको यहाँ पे एड्रेस किया गया है तमिलनाडु के गवर्नर के द्वारा। आर वेंकट रमन है, उनके द्वारा बेसिकली कहा गया था कि जो प्रेसिडेंट का जो एड्रेस है या गवर्नर्स के द्वारा जो एड्रेस किया जाता है असेंबली को, बेसिकली फर्स्ट डे ऑफ न्यू जो फिजिकल ईयर है उसका फर्स्ट डे और आफ्टर द इलेक्शन के द्वारा जो एड्रेस किया जाता है वो कम्प्लीटली एक ब्रिटिश माइंडसेट है, कॉलोनियल एरा का प्रैक्टिस है। इसको क्लोज करने का जरूरत है। ये गवर्नर के द्वारा मेंशन किया गया है जो तमिलनाडु के गवर्नर है। स्टूडेंट्स इनके द्वारा जो कंप्लीट अपना जो एड्रेस है उसको भी कैरी आउट नहीं किया गया था तमिलनाडु की असेंबली के अंदर, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। हर एक साल कब मेंशन किया जाता है, फिजिकल ईयर का फर्स्ट डे और इलेक्शन के बाद में गवर्नर के द्वारा जो एड्रेस है वो किया जाता है। ऐसा ही प्रेसिडेंट के थ्रू आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि ये जो ईयर है इलेक्शन ईयर है, जब इलेक्शन के बाद में न्यू गवर्नमेंट है वो फॉर्म होगा तो उस समय भी प्रेसिडेंट के द्वारा जो एड्रेस है वो किया जाएगा। गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज है उनको इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। यहाँ पे रिव्यू पेटिशन के बारे में है। गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा बिल्किस बानो केस के अंदर रिव्यू है वो किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिव्यू पेटिशन। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए बिल्किस बानो केस के अंदर में गुजरात गवर्नमेंट का जो रेमिशन का अथॉरिटी है उसको यहाँ पे क्वेश्चन किया गया था कि गुजरात गवर्नमेंट को रेमिशन का अथॉरिटी ही नहीं है बिल्किस बानो केस के अंदर में। प्रिजन स्टेट सब्जेक्ट है, बट जहाँ पे जिस स्टेट के द्वारा इनको कन्विक्ट किया गया उस गवर्नमेंट के द्वारा इनको रिलीज करने के जो ऑर्डर्स हैं वो दिए जाते तो बेसिकली इनका जो रिलीज है उसको वैलिड माना जाता। और इनका जो कन्विक्शन है वो महाराष्ट्र के अंदर में आपको देखने के लिए मिला था। रिव्यू पेटिशन के पर्सपेक्टिव से आपको आर्टिकल पता होना चाहिए। आर्टिकल 137 के अंदर में मेंशन किया गया है रिव्यू के रिगार्डिंग में, और 30 डेज आफ्टर द जजमेंट के बेसिस पे जो रिव्यू पेटिशन है उसको फाइल किया जाता है। नेक्स्ट इंडिया यूएई के रिलेशंस के बारे में बात किया गया है। पार्टनर्स इन प्रोग्रेस के बारे में मेंशन किया गया है पीएम सर के द्वारा, जो वहाँ पे एक टेम्पल इनॉग्रेशन का जो विजिट है उसके अंदर में गए थे इंडियन पीएम के द्वारा। आप देखिए कि वहाँ पे जो भारत मार्ट है उसको भी स्टार्ट किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है और एमएसएमई का जो एक्सपोर्ट है उसके पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट है। पीएम सर के द्वारा जो वर्ल्ड गवर्नेंस समिट है उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करेंगे वहाँ पे, और बेसिकली एक जो प्रोग्राम है उसको भी ऑर्गेनाइज किया गया यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर में। हमारे जो फिल्म अवार्ड्स हैं उनके अंदर में बेसिकली जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उनका नेम हुआ करता था, फॉर्मर जो एक्ट्रेस है उनका नेम हुआ करता था, उसको रिमूव किया गया है। उसका जो रीनेमिंग है वो किया गया है, एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है। एक दादा साहिब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है। वाहिदा रहमान जो एक्स एक्ट्रेस है उनको दिया गया था इस साल, तो आपको पता होना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री का हाईएस्ट अवार्ड है दादा साहिब फाल्के पुरस्कार। कम्युनिटी रेडियो को रिगार्डिंग में जो गाइडलाइंस है उनको चेंज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट का जो रेट्स हैं उनको चेंज किया गया है। यहाँ पे जो बेसिकली कितने जो कम्युनिटी रेडियोस हैं उनको इस्टेब्लिश किया जाता है, जो टोटल 6 आपको देखने के लिए मिलेंगे कम्युनिटी के द्वारा, उनका जो गाइडलाइन है वो चेंज किया गया है, एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑर्गन्स के ट्रांसप्लांटेशन के बारे में आप बात करें तो आप देखिए कि 1994 का एक एक्ट है और काफ़ी सारे जो फॉरेनर्स हैं उनका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का जो एक्टिविटीज़ है वो देखने के लिए मिली हैं। उसी के रिगार्डिंग में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा जो गाइडलाइंस हैं उनको इशू किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि एस्टोनिया का जो बेसिकली जो पीएम है उनके द्वारा एक वॉर मेमोरियल के डैमेज की वजह से उनको यहाँ पे जो वांटेड का कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया है रसिया के द्वारा, क्योंकि आप देखिए कि लाटविया है, लिथुआनिया है, इस्टोनिया नाम के जो कंट्रीज है वहाँ पे वॉर मेमोरियल है वो सिचुएटेड था, जो कि रसिया का यूएसएसआर का जो एरा है उसके बारे में डिफाइन किया करता था। वहाँ पे डैमेज होने की वजह से रसिया के द्वारा काफ़ी सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको वांटेड का जो कैटेगरी है उसके अंदर डिक्लेयर किया गया है। आर्मेनिया और अजरबैजान का एक कन्फ्लिक्टेड एरिया था जिसको कि हम नागोर्नो कारोबाग के रूप से जानते थे। आप देखिए कि अजरबैजान का जो इंटीरियर पार्ट है वहाँ पे वो सिचुएटेड था नागोर्नो कारोबाग। तो नागोर्नो कारोबाग को बेसिकली अनेक्स कर लिया गया था अजरबैजान के द्वारा। अब आर्मेनिया और अजरबैजान के अंदर जो कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिला है। क्या आर्मेनिया एक लैंडलॉक कंट्री है? इसका लोकेशन के बारे में आप देखना, क्या जॉर्जिया इसके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर सिचुएटेड है, क्या इसके सदर्न पार्ट के अंदर टर्की है? और आप देखिए कि वेस्टर्न पार्ट के अंदर भी एक आपको जो बेसिकली जो ब्लॉक है वो देखने के लिए मिलता है जो अजरबैजान से ही रिलेटेड है, आर्मेनिया के वेस्टर्न पार्ट के अंदर में।
नेक्स्ट यहाँ पे श्रीलंका के रिगार्डिंग में है, यहाँ पे ऑनलाइन सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है। ईरान के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रायल किया गया, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है। इथोपिया के बारे में है, इसका लोकेशन जरूर से देखना। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के 4 कंट्रीज हैं जिसको कि हम सीड के रूप से जानते हैं। सोमालिया है, इथोपिया है, इसके अलावा इरीट्रिया है, जिबूती आपको देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि जिबूती के अंदर काफ़ी सारे कंट्रीज का जो नेवल बेस है, मिलिट्री का बेस है, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इमरान खान जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनको रिमूव करते हुए पाकिस्तान के अंदर में बेसिकली यहाँ पे अलग अलग जो पार्टीज हैं उनके द्वारा एक कोलिशन को बनाया गया है जिससे कि इमरान खान पावर के अंदर में ना आए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इस्लामिक स्टेट के पर्सपेक्टिव से है, सीरिया के कुछ सोल्जर्स हैं उनका डेथ हुआ है। तो इस्लामिक स्टेट के काफ़ी सारी न्यूज़ अभी देखने के लिए मिली हैं। इनके द्वारा ईरान के अंदर भी जो अटैक है वो कैरी आउट किया गया था, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है आईसिस के द्वारा ही लिया गया था वहाँ पे। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन जरूर से कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी